हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। चलो बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस की अलग अलग टॉपिक से। तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलो भाई शुरुआत कर लें बात को, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों, सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ो एक बार जरा और पढ़कर सॉल्व करने का प्रयास तो करके देखो क्या लिखा है। द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर। एक घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम, इसका आयतन बताना है, क्या होगा। चलो भाई बताओ जल्दी से क्या होगा। भाई अगर हम किसी क्यूब की बात करते हैं, घन की बात करते हैं, तो होता क्या है, घन के में क्या होता है बच्चों, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी साइड्स बराबर होती हैं। और उसका एक फेस की बात करें, मतलब एक फलक की अगर हम बात करें, तो उसका एक फलक ऐसे आपको सामने सामने से देखोगे तो आपको एक स्क्वायर, एक वर्ग की तरह दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा, एक वर्ग की तरह दिखाई पड़ेगा। याद याद है बच्चे। अब तो क्या है, इसका परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा, और सारी साइड्स होती हैं इसमें बराबर, है ना भाई। एक फलक की बात हो रही है, तो 4a बराबर हो जाएगा बच्चों 24। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 24 को आप 4 से भाग कर दो, तो हमारे पास भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। तो अब क्या रह गया, इसका वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन, भुजा की घात 3 पावर, साइड की पावर 3, यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। है क्या नहीं है, सी आ गया ना, बहुत बढ़िया, सी वाले सारे लोग बहुत बढ़िया। ठीक, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाएं, आ जाओ। अब इसको देखो भाई, सैम जस्ट गॉट मैरिड टू अ गर्ल हु इज 4 ईयर यंगर देन हिम। सैम ने अभी अभी एक लड़की से शादी की है जो कि उससे 4 साल छोटी है। अभी अभी का मतलब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा है, आफ्टर 5 ईयर द एवरेज एज देयर, 5 ईयर देयर एवरेज एज विल बी 33 ईयर्स। 5 वर्ष बाद, भाई 5 वर्ष बाद क्या होगा, उनकी औसत आयु जो होगी 33 वर्ष हो जाएगी। कब, आज से 5 वर्ष बाद। तो प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल, तो भाई बताना क्या है, जो लड़की है उसकी वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज कितनी है बताना है। चलो भाई बताओ, हाल चाल सब बढ़िया। ठीक, चलो भाई देखते हैं। तो भाई देखो, आज से 5 साल बाद, ठीक, सम आफ्टर 5 ईयर, अगर 5 साल बाद की बात करें तो योग कितना होगा भाई, औसत की आंकड़ों से गुणा कर दो। भाई हस्बैंड वाइफ, लड़का और लड़की, दो आंकड़े हैं, यानी कि 66 साल। तो आज से 5 साल बाद ये लोग 66 वर्ष के होंगे। तो भाई आज से 5 साल बाद 66 वर्ष के होंगे, तो 5 साल पहले कितनी एज होगी, है कि नहीं बच्चों। ठीक, सम, अच्छा सम के लिए मैं क्या करूं, जो बॉय है उसको बी बोल देता हूं और लड़की को जी बोल देता हूं। तो अभी प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट, वर्तमान में अगर बात की जाए तो उनका योग कितना होगा। तो भाई क्या होगा, 66 में से आप 5 साल कम करोगे लड़की की एज में से, और 5 साल कम करोगे लड़कों की एज में से, लड़के की एज में से, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 56 ईयर, 56 वर्ष। और लड़की अभी 4 साल छोटी है, इसका मतलब क्या है, लड़के और लड़की के बीच में जो एज का डिफरेंस है, जो आयु का जो अंतर है, वो 4 वर्ष का होना चाहिए। इसका मतलब लड़का माइनस लड़की बराबर कितना आ जाएगा, 4 वर्ष, यहां लिख दूं। ठीक, अब क्या होगा बच्चों, हमें क्या बताना है, लड़की की आयु बतानी है। तो लड़की की आयु बतानी है, मतलब जी का मान निकालना है। तो चुपचाप हम दोनों समीकरण को माइनस कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2g बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2g बराबर 56 में 4 घटाओगे तो 52 आएगा। तो गर्ल की आयु कितनी हो जाएगी, 52 को 2 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 26 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। है क्या नहीं है। अच्छा, कई बार हमें ऐसा लगता है कि 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 66 में से 66 में से 5 घटा दो। लेकिन उस समय पर हम ये बात भूल जाते हैं कि 66 साल, आज से 5 साल बाद कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो भाई जो लड़का है उसकी एज भी 5 कम होगी, जो लड़की है उसकी एज भी 5 कम होगी। 3 लोग होते, तीनों में से 5 5 5, 15 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ाए कदम, 26 करेक्ट आंसर है। चलो भाई आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं भाई, आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, और बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, पढ़ लें आराम से। ठीक, लिखा है 1 year ago the ratio between the age of Sam and Tom was 5:6। एक वर्ष पहले सैम और टॉम की आयु के बीच का जो अनुपात था वो 5:6 था। कितना था? 5:6 था। ठीक, लिखा है 4 year hence the ratio becomes 6:7। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 बन जाता है। तो सैम की प्रेजेंट एज हमें बतानी है, बताओ क्या होगी, जल्दी ट्राई करो भाई। इसका भी 26 आ रहा है क्या? पक्की बात 26 आ रहा है इसका भी, देख लें, ट्राई कर लें। चलो भाई देखते हैं, आ जाओ। तो बच्चों एक चीज समझो भाई, एक वर्ष पहले यानी कि 1 साल पहले की बात है, और क्या है भाई इसके बाद 4 वर्ष बाद। भाई 1 साल पहले और 4 वर्ष बाद, सबसे पहले तो हम ये समझें कि 1 साल पहले और 4 साल बाद कितने वर्षों का अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है। तो भाई 1 साल पहले 4 साल बाद में 5 वर्षों का अंतर है। अब इधर देखो भाई, यहां पर हमारे पास 5 है, ये 6 है, ये 6 और ये 7 है। तो देखो चलो मैं लिख देता हूं भाई, सैम है S फॉर सैम और T फॉर टॉम हो जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा, 1 साल पहले क्या था भाई, 1 साल पहले जो रेशियो था वो 5:6 था, 5:6 था। और 4 साल बाद जो अनुपात था वो 6:7, 6:7 बन गया। अब बच्चों देखो, अब बच्चों देखो, इसमें 1 का अंतर है और इसमें 1 का अंतर है, दोनों में है कि नहीं 1 का अंतर? बिल्कुल है। तो 1 साल पहले और 4 साल बाद में 5 वर्ष का अंतर होता है। तो 1 का मान होगा 5 वर्ष के बराबर, 5 वर्ष के बराबर। सैम की प्रेजेंटेज क्या है? सैम की प्रेजेंटेज भाई, सैम तो 5 का मान रखते हैं, 5 गुणा 5 और 1 जोड़ दो उसमें, तो ये आ जाएगा 26 वर्ष। बिल्कुल सही कहा भाई, इसका आंसर भी 26 वर्ष ही आ रहा था, 26 वर्ष पे टेक दिया। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ाए कदम। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर है, 3rd ए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4, जरा पढ़ो तो क्या लिखा है। द एवरेज एज ऑफ 11 मेंबर्स अरेंज इन ऑर्डर इज 41। क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। 41 है। नंबर्स की बात हो रही, मेंबर्स नहीं, नंबर्स की बात हो रही, मेंबर नहीं है बच्चों, नंबर्स हैं। ठीक, आ गया। अच्छा, अब क्या लिखा है, एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 5 इज 18 एंड लास्ट 5 इज 64। पहले 5 का औसत 18 है और अंतिम 5 का औसत 64 है। तो जो संख्या नहीं है वही बतानी है, बताओ क्या होगा भाई। बताओ भाई क्या होगा, 41। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर इन्होंने क्या बात की है, 5 संख्याओं की बात यहां पर की है, 5 संख्याओं की बात यहां पर की है, मतलब 10 संख्याओं का डाटा हमारे पास आ चुका है और हमारे पास टोटल संख्याएं 11। तो 11 के टोटल में से 10 का टोटल माइनस कर दो, है क्या नहीं? 11 के टोटल में से 10 का टोटल माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। चलो भाई देख लेते हैं। देखो इधर देखो, मैं करना क्या चाह रहा हूं, 6 नंबर, जो नंबर हमें चाहिए है ना, 6 नंबर चाहिए। 6 नंबर कैसे आएगा, सम ऑफ 11 नंबर्स, मतलब 11 संख्याओं के योग में से माइनस करोगे सम ऑफ 10 नंबर्स। भाई 11 संख्याओं के टोटल से 10 संख्याओं का टोटल माइनस कर देना है। और ये बात मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है, बड़े प्यारे भोले से बच्चे होते हैं, वो धोखा खा जाते हैं, कहते हैं सर एग्जाम में ही लिखना पड़ेगा क्या? तो भैया एग्जाम में मत लिखना, समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूं। आ जाओ भाई क्या है। अब देखो बच्चों, भाई 11 की 41 से गुणा कर दो, 11 गुणा 41 माइनस, भाई 10 का योग कैसे निकलेगा, 5 का योग 18 है, तो 5 गुणा 18 करो, प्लस अंतिम 5 का 64 है, तो 5 गुणा 64 कर दो। तो बच्चों क्या आ जाएगा, 11 कम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 451 माइनस, ये हो जाएगा आपका 90, और ये कितना हो जाएगा 32 पंजे 160, 160 का डबल कर दो 320, 320, यानी ये बन जाएगा आपके पास 410, 410 डिफरेंस कर देंगे तो 41 वर्ष क्यों आएगा, 41 आएगा।
जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ओके, क्लियर। आगे बढ़ाएं कदम। दुनिया भर के सबके हालचाल ले लो, है ना, कोई रह ना जाए बिल्कुल जिंदगी में, ठीक। और कुछ समय, एक समय ऐसा आएगा बस हालचाल ही लेते रहोगे, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, हैं। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि खुद के पास जीवन में और कुछ काम बचेगा नहीं, सारी उम्र निकल जाएगी, सारी उम्र निकल जाएगी, कोई एग्जाम देने लायक नहीं बचेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? हालचाल ही लिए जाएंगे। अच्छा, इसका सिलेक्शन हो गया, इसे तो कुछ नहीं आता था। अरे बिल्कुल नहीं आता था भाई, हैं। जिसका सिलेक्शन हो जाता है और जो अपना सिलेक्शन बर्बाद कर लेता है, अपना समय खराब कर लेता है, वो यही सोचता है कि इसका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। ये सोचना पड़ेगा कि मेरा क्यों नहीं हुआ, इन्हीं कारणों से नहीं हुआ, ये फर्जी बातों की वजह से। तो भैया केवल पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करो, पढ़ाई एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा हाँ ठीक है, दिमाग के बहुत होशियार हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर जाओ वो अच्छी बात है, उसके लिए भी अकल चाहिए, ठीक। चलो भाई आ जाओ, चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास, सवाल नंबर 5 के पास। और देखो भाई ये सवाल क्या कह रहा है, बताओ भाई, ठीक। हाँ, राधे राधे बच्चे। अब देखो, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं हैं, जिन्हें 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है, ठीक। हाँ, लोग बस दूसरों से जलते हैं। नहीं नहीं, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग घूम भटक रहे होते हैं, कुछ लोग अपने काम के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग जॉब के लिए भटक रहे हैं, और कुछ को घर वाले ही निकाल देते हैं कि भैया तू निकल ले यहाँ से, है ना, तू हमारे बस का नहीं है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, ऐसे भी लोग आपको दुनिया में मिलते रहेंगे। आ जाओ भाई, अब देखो क्या लिखा है। तो सोना और प्लेटिनम की मिश्र धातुएं हैं जिनका अनुपात हमारे पास है। यदि हम मिश्र धातु को समान मात्रा मिलाते हैं, बच्चों समान मात्रा का मतलब क्या होता है? समान मात्रा का मतलब होता है सेम रेशियो, सेम रेशियो। और सेम रेशियो का मतलब क्या होता है? 1:1, 1:1। चलो भाई, तो हमारे पास क्या है? एक्स और वाई, एक तरफ गोल्ड है और एक तरफ प्लेटिनम है, ठीक है। हाँ, कितना रेशियो हमारे पास है? 5:2 है, 5:2 है, 5:2 है, और 5:7 है, 5:7 है। सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई, ये रहा हमारे पास x और ये y। अगर हमें कोई भी रेशियो बनाना है, चाहे वो सेम रेशियो हो, चाहे वो डिफरेंट रेशियो हो, हर एक केस में पहला काम तो यही है कि हम रेशियो को बराबर करें, अनुपात बराबर करें। तो 5:2 कितना हो गया? टोटल जोड़ दो बच्चों, 7 हो गया। और 5 और 7 जोड़ दो, है कि नहीं? 5 और 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? टोटल 12 हो जाएगा। मैं चाहता हूं ये दोनों बराबर हो जाएं। तो बराबर कैसे होंगे? एक ऐसा नंबर जो 7 और 12 दोनों से कट जाए, 84, 168, 1,68,000 कट सकता है। लेकिन सबसे छोटा वाला नंबर लेते हैं जो दोनों से कट जाए, ठीक है। सबसे छोटा वाला नंबर ले लेते हैं दोनों से कट जाए। तो भाई यहां पर 12 से गुणा कर देंगे और यहां पर हम लोग 7 से गुणा कर देंगे। देखो दोनों बराबर हो गए, तो अंदर वाले में भी 12 से गुणा करनी पड़ेगी और नीचे वाले में 7 से गुणा करनी पड़ेगी। सेम रेशियो, जब कभी भी सेम रेशियो लिखा हो, समान अनुपात, तो उसका मतलब है 1:1। क्या होता है उसका मतलब? उसका मतलब होता है 1:1। और वो करते क्या है? ऊपर वाले की 1 से गुणा और नीचे वाले की भी 1 से गुणा। अब बच्चों 1 से गुणा करने पर किसी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 2:3, 4:5 होता तब वो अलग बात थी। फिलहाल समान में क्या होता है? अगर समान अनुपात है, दोनों को जोड़ दो। तो 12 पंजे 60 और 7 पंजे 35, 95, 95। किसी के साथ में 95, 2 के साथ में। आगे चलो, 12 दूनी 24 और 7 7 49, 40 20 60 69 4 73, 95 73, 95 95:73 बन जाएगा जब हम दोनों को समान अनुपात में मिलाएंगे। क्लियर है कि नहीं? 95 73, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। ट्राई करो बच्चों, क्या आएगा इसका आंसर? आराम से पढ़ लो क्वेश्चन को, देखो क्या कहना चाह रहा है। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं। 20 वुमेन, 20 महिलाएं एक कार्य को, ठीक, 15 दिन में कर सकती हैं। अच्छा, ऐसी बात।
तो सेम टू यू, यही तुम्हारे लिए, तुम्हारे पूरे घर परिवार के लिए शब्द हैं ये, है ना। अगर ये शब्द यही सीख के आए हैं। अच्छा पता है कोई ऐसा शब्द क्यों बोलता है, कोई अगर अच्छा कभी कुछ गलत बोल रहा है तो बच्चों उससे परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना भाई, ऐसा हो सकता है कि कोई सोकर उठाओ घर में और समान शब्द उसके घर में उससे बोले गए हों, या कहो उसके घर में ऐसी बातें बोली जाती हों, तो परेशान मत होना। अगर कोई ऐसे कुछ भी आपसे कहे तो आप ध्यान रखना इस बात का हमेशा कि ठीक है उससे उसके घर में बोला गया होगा, ये आम बोलचाल की भाषा है। जैसे हमारे और आपके घर में बोलचाल की भाषा क्या है, नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा, भैया को नमस्ते करा, पैर छूना है, ये आम बोलचाल की भाषा है, ये हमारे आपके घर में चलती होगी। लेकिन जरूरी थोड़ी सबके यहाँ ये होता हो, किसी के यहाँ वो भी चलता हो जो लिखा हुआ हो, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। आ जाओ, तो 20 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में करती हैं, तो महिलाओं की जब दिनों से गुणा कर देंगे क्षमता मिलाकर, महिला की क्षमता W हो गई, तो बच्चों ये कुल कार्य बन गया। क्या बन गया, कुल कार्य बन गया। उसी प्रकार से 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को मतलब काम बराबर है, 16 मैन उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 15 ही ना, ठीक है। तो यहां से M और W पुरुष और महिलाओं का अनुपात बनाओ जरा। देखो 15 से 15 कट जाएगा, 16/20 आ जाएगा, 4 से काट देंगे तो हो जाएगा 4/5, 4/5। अब देखो बच्चों, पुरुष की क्षमता 4 है और महिलाओं की क्षमता 5 है, तो यहां से हम कार्य निकालने वर्क, ठीक है। अच्छा बस इतना ही काम है बच्चों हमारे पास, और कुछ नहीं करना है। पुरुष और महिलाओं की दक्षता का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, 4:5। एक मिनट रुको, अच्छा ओहो, ये W/M होगा, ये W/M होगा, है ना। तो पुरुष और महिलाओं, महिलाओं और पुरुष का अनुपात 4:5 है, तो पुरुष महिलाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4, और ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। हाँ भाई उल्टा हो गया था, पुरुष और महिलाओं का नहीं है, महिलाओं और पुरुषों का अनुपात निकलेगा यहां से, है कि नहीं। आगे चले, चलो अगला सवाल, चलो भाई ट्राई करो इसको, देखो पढ़ लो पहले आराम से क्वेश्चन को और पढ़कर सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक। आ जाओ भाई, हाँ ठीक है। ऐसा लगता होगा, ऐसा लगता होगा, ठीक। आ जाओ भाई, दो संख्याओं का योग 430 है, यहां महत्तम समापत मासा 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही है। बताओ भाई कौन सा जोड़ा सही है, दो संख्याओं का योग। अच्छा बच्चों, अगर HCF मासा हमारे पास दे रखा है 43, तो HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब नंबर होंगे हमारे पास 43x और 43y। 43 कहां से आया, क्योंकि दोनों का मासा 43 है। XY कहां से आया भाई, दो नंबर की बात कर रहे हैं, दो नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलो भाई आ जाओ, अब देखो 43x प्लस 43y दोनों को जोड़ने पर 430 आना चाहिए। 43 से भाग कर दो, x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा। भाई क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा। अब क्या करना है, ऐसे दो नंबर x और y के ऐसे दो मान, ऐसी दो वैल्यूज जिनको जोड़ने पर 10 मिल जाए। क्या हो सकता है भाई, 1 9 हो सकता है, 2 8, पता है बच्चों कॉमन नंबर जिसमें से मिल जाए वो नहीं होता, तो 3 7 हो सकता है, 4 6 नहीं हो सकता, 5 5 नहीं हो सकता, तो 6 4 नहीं, 7 3 रखेंगे नहीं, और 8 2 होगा नहीं, और 9 1 हम लोग उसको ले चुके हैं। अब देखो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे x और y के मान हैं, ये हमारे x और y के मान हैं। अगर इन x और y की वैल्यूज को हम यहां पर लगा दें तो क्या होगा, तो हमें हमारे नंबर मिल जाएंगे। चलो बच्चों, x की जगह 1 लगाओ तो एक नंबर 43 होना चाहिए। देखो 43 कहीं पर नहीं है, मतलब पहले वाले से आंसर तो बनेगा नहीं। अब x के 3 लगाओ, 43 3 126, और y की जगह बच्चों आप लगा दो 7 7 3 21 का एक आंसर 2, 28 और 3 31, ठीक है।
31, 301, तो 126, अच्छा 3 3 9, 126 वॉट 301, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 129 301 पे टेक देंगे। क्लियर है कि नहीं? आगे चलें, आ जाओ। सवाल अलजेब्रा संबंधित सवाल है बच्चों। x प्लस वाई प्लस जेड 11 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 42 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान हमें बताना है क्या होगा। ट्राई करो बच्चों। भाई एक आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसी से इसको ओपन कर दो। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो होता है। और सारी वैल्यूज हमारे पास दे रखी हैं। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड यानी 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121, 121 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भाई ये तो हमें फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स, 2 गुणा 42, यानी कि दोगुना कर दो 42 का, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 84 हो जाएगा। चुपचाप हमारे पास यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 121 में से 84 माइनस कर दो, तो 21 16 37 37, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे नहीं सभी को? तो भाई यहां तक आते आते अब सारे बच्चे एक बार वीडियो लाइक कर दो, जिन्हें अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, वीडियो लाइक कर दो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल आसान है और बहुत फ्री है, और बिल्कुल फ्री है और बहुत आसान है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। सवाल नंबर 9 के पास चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है, विक्रय मूल्य 2375 है, हानि का प्रतिशत बताओ क्या होगा। इससे आसान सवाल भैया ट्राई तो करो जरा। इससे आसान सवाल, अगर कोई वस्तु हम 2500 में लेकर आए और 2375 में बेच रहे हैं तो हानि हो गई। 75 में 25 जोड़ो 125 की, हुई कि नहीं हुई? तो लॉस का परसेंटेज क्या होगा? 125 और बटे में आपके पास क्या भाई? प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य सीपी पर होता है, तो भाई इसे हटा दो, 25 से भाग कर दो 5%, तो 5% का लॉस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा, है कि नहीं? ठीक, ओके। आ जाओ भाई, चलो इसको ट्राई करते हैं। बढ़िया सा ज्योमेट्री ज्यामिति का सवाल है। क्या करो भाई, अब देखो 5% करेक्ट है, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे फटाफट अपने आंसर दिया करो, है ना। ऐसे आंसर देते रहोगे तो आलतू पालतू लोगों की जगह नहीं बचेगी। भाई किसी की नेगेटिव शक्ति से हमें नहीं डरना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से दूसरे को भगाना है, ये उम्मीद रखो। आ जाओ भाई, एक त्रिभुज एबीसी है, ए 40 है, बी 70 है। सबसे पहले बिना किसी प्रॉब्लम के एक त्रिभुज एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी और ये सी। अब क्या लिखा है? अच्छा ए का बाह्य कोण बताना है, भाई ए का एक्सटीरियर बताना है। तो एक काम करो, वैसे वहां पे बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ए को हम कहीं पर भी रख सकते थे, लेकिन चित्र को थोड़ा सही करने के लिए मैं यहां पर ए लिख देता हूं, यहां बी लिख देता हूं, यहां सी लिख देता हूं। बच्चों क्या है हमारे पास? ए 40 डिग्री है, ए कितना है? 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। इसके बाद किसी बात की जरूरत है हमें? इसके बाद किस चीज की जरूरत है? ठीक, हाँ, ए 40 है और बी 70 है, बी हमारे पास 70 डिग्री है। नहीं भी चाहोगे तो माइनस करके आप निकाल सकते हो। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात हमें यह पता हो कि एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण क्या होता है। बेटा एक्सटीरियर एंगल ये होता है, हमें ये वाला कोण बताना है, ए के बाहर वाला। और भैया ज्योमेट्री में कुछ ना जानो तो ये पता होगा, ये चंदा, चंदा है तू, सूरज है तू, ये पूरा कितने डिग्री का होता है भैया? ये पूरा 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से 40 जब घटा देंगे तो आंसर 140 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। 110 क्यों आएगा? कहां से आ गया 110 भाई? नहीं टेकेंगे 110 पे यार, 140 आएगा। क्या पूछा उन्होंने? फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। अच्छा मैं समझ गया, मैं समझ गया। 70 में 40 जोड़ के इसको बना दिया। बेटा जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य कोण होता है, वो क्या होता है?
सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर C 40 होता तो 70 40 110 यहां पर बनता, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, आ जाओ भाई आगे चलें। ठीक, अरे एक के बाहर वाला बताना था। ये पूरा स्ट्रेट एंगल सरल कोण 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का। अगर इधर वाला एंगल आपके 40 डिग्री का है तो आगे वाला ऑब्वियस सी बात 140 डिग्री का होगा, है ना। हाँ, अगर सी दे रखा होता तब वो आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां पर सी निकालोगे तो वो कितना बन जाएगा? 70 डिग्री का बनेगा। इन दोनों का टोटल इधर बनेगा, ना कि इन दोनों का। सवाल नंबर 11 के पास चलते हैं। बताओ भाई क्या होगा आंसर इसका? ठीक, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण पूछा था और हम उसमें क्या कर रहे थे? कोई दूसरी थ्योरम लगा रहे थे। चलो, जैक ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक लैपटॉप खरीदा और उसे 28,473 रुपए में का भुगतान किया है। अच्छा, इतने रुपए का भुगतान किया है तो बताना है उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना होगा। चलो भाई देखते हैं। ठीक, अब बच्चों क्या लिखा है भाई? किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना होता है बच्चों? अंकित मूल्य 100% होता है। अगर आपने 25% डिस्काउंट लिया है, इसका मतलब जो पैसा बचा ये कितना है? 75% है। 75% का मान हमारे पास है 75% का। ठीक, चलो भाई सॉल्व कर लें। तो 75% का मान है हमारे पास 28473। चुपचाप यहां से हम लोग 100% का मान निकाल लेंगे। जब आप 100% का मान निकालोगे, क्योंकि ये पैसा डिस्काउंट लगकर आया है, तो जब आप 100% निकालोगे तो आपको मार्क प्राइस मिलेगा। ठीक, तो क्या बनेगा? अंकित मूल्य मिलेगा 28,473 बटे में 75 और गुणा 100। अब भाई क्या करें? 25 से 3 बार डिवाइड करेंगे, 25 से 4 बार। 3 से कट सकता है क्या? 10 4 14, 14 3 17 7 24 कट जाएगा बच्चों। तो 3 निम 27, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 निम 27, 3 एकम 3। अब देखो 4 निम 36, सारे देखो आसपास के नंबर है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। 4 एकम 4 और 4 निम 36 का जो 64, 64 किसके लास्ट में है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है भाई। अगर यूनिट डिजिट इकाई के अंक की गुणा करेंगे तो 64 जिसके लास्ट में बन रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ना मानो तो गुणा करके देख लेना, 37,964 आ ही जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 हल करते हैं बच्चों इसको। ठीक, चलो भाई अब देखो क्या लिखा है। ये -5 ना लगे। 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की ठीक लंबाई को नापने के लिए अधिकतम संभव लंबाई क्या है? भाई हमें ये नापना है, इसको नापने के लिए अधिकतम संभावित लंबाई, है ना, एग्जैक्टली मेजर कर दे उसको तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बतानी क्या होगी। इस सवाल में करें क्या? ये कौन से टॉपिक का सवाल है ये जानते हो? बताओ पहले, है ये कौन से टॉपिक का सवाल है, इसमें करने क्या वाले हैं ये बताओ, बताओ जल्दी से। लग रहा है किसी को आइडिया? कोई आइडिया लग रहा है? सवाल पढ़कर, क्वेश्चन पढ़ के हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? पहले तो एक काम कर लेते हैं, मीटर है सबको सेंटीमीटर में बदल लो, और हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, तो 5 मीटर यानी कि 500 और 25, ये हो गया 525, 525, 700 और 35 यानी कि 735, 735, 400 और 90 यानी कि 490। ये सारे के सारा हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी ठीक कह सकते हैं, लेकिन और डिफाइन अगर किया जाए तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। कैसे पता? और कैसे पता चलेगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है? लासा निकालें कि मासा निकालें, ये बात कैसे पता चलेगी? तो जब दिए गए नंबर से डिवाइड करना होता है तो एलसीएम का प्रयोग करते हैं, जब दिए गए नंबर को डिवाइड करना होता है तो एचसीएफ मासा का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये हमारे पास नंबर है भाई, पॉसिबल लेंथ क्या होगी? एक ऐसा मेजरमेंट, एक ऐसी नाप होगी जो इन सब को डिवाइड कर दे।
दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे तो भैया फिर HCF का प्रयोग करेंगे। तो इसका HCF निकालना और बताना कितना आंसर आएगा, वरना सिंपली हम लोग ऑप्शन से भाग करके भी देख सकते हैं। तो छोटा सा पार्ट है होमवर्क का, करके देखना। ओके, अगले सवाल के पास चलते हैं। काफी कुछ मैंने बता दिया इस सवाल के बारे में, ठीक है। चलो भाई, और अब इसके पास चलते हैं, पहले इसको देखते हैं भाई। चलो क्या होगा आंसर इसका, बताओ जरा क्या करना है। ठीक, 45 आएगा, 35 आएगा, 55, 25, जो भी होगा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। चलो बच्चों जल्दी से सवाल नंबर 14 को देखते जाते हैं। और बच्चों एक बार वीडियो सभी लोग लाइक कर दो, ठीक। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है और बहुत आसान है, और आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लास रिलेटेड मिलती रहेंगी। चलो भाई देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर, ट्राई करो। अब देखो क्या लिखा है, 6, 18, 39 y समानुपात में, तो y का मान क्या होगा। अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में समानुपात में है तो सिचुएशन परिस्थिति क्या होती है, एक फिक्स कंडीशन है, वैसा होगा तो नंबर समानुपात में प्रोपोर्शन में होते हैं, वरना नहीं होंगे। मतलब अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है तो जो 6 का 18 से रेशियो होता है वही 39, 39 का y से रेशियो होता है। तो 6 के 3 से गुणा कर दो तो y बराबर कितना आ जाएगा, 117, 117 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल, ठीक, रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 3:7। दो धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:7 है। हाँ बिल्कुल टेके दे रहे हैं, ठीक है। तो बताना उनका लासा, उनका एलसीएम 231 है। तो हमें बताना है छोटा वाली संख्या कौन सी होगी, बताना है, ठीक। आ जाओ भाई, पहला नंबर और दूसरा नंबर कितना है बच्चों, 3:7, 3:7। अगर हमारे पास नंबर 3 और 7 ही होते तो एलसीएम क्या होगा। अगर 3 और 7 के एलसीएम की बात की जाए, भाई 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है, 21 और 21 नहीं बच्चों कितना है, 231 है। तो एक का मान 231 को 21 से भाग कर दो, तो 21 एकम 21, 21 एकम 11। छोटा वाला नंबर या बड़ा वाला नंबर, छोटा वाला नंबर, भाई छोटा वाला नंबर 3 है कि नहीं, तो स्मॉलर नंबर यानी कि पहला नंबर 11 की 3 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 33। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। बिल्कुल सही है, 33 बिल्कुल सही, टेक दिया 33 पर। आगे बढ़ाएं कदम, चलो अभी आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 75% है किसका, मार्क प्राइस का, अंकित मूल्य का। अगर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक, तो लाभ या हानि का प्रतिशत, मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है, ये आपको बताना है क्या आएगा। ट्राई तो करो जरा इसको। भाई एक रिलेशन हमारे पास दे रखा है कि जो क्रय मूल्य है सीपी वो अंकित मूल्य का 75% है, ठीक, और उसके बाद डिस्काउंट लगाएंगे। अब देखो मतलब अगर मार्क प्राइस अंकित मूल्य 100 होगा तो सीपी कितना होना चाहिए, भाई 100 का 75%, भाई 75 का 100 का 75%, 75 होता है 75, और आपने डिस्काउंट लगा दिया कितना, 15% का। तो यह समझना है कि डिस्काउंट कहां पर लगता है, डिस्काउंट लगता है अंकित मूल्य पर यानी कि मार्क प्राइस पर, सीपी पर नहीं लगेगा, मार्क प्राइस पर लगेगा। यहां पर बच्चों 15% का डिस्काउंट टेक दो, तो 15% का डिस्काउंट जब लगाएंगे तो मार्क प्राइस बनेगा आपको कितना, कितना बनेगा, 85 बनेगा। और 75 की वस्तु 85 में बेचोगे तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालोगे, भाई 75 से 85 में 10 का लाभ है, तो 10 प्रॉफिट बटे सीपी और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 25 3 बार, 25 4 बार, तो बन जाएगा 40/3%, या फिर हम कहेंगे 13.33, 13.33, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सही है, आ गया सभी का आंसर 13.33। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ाएं कदम, चलो भी आगे चलते हैं इसी के साथ हम लोग। अब देखो अगला सवाल, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ अमाउंट ऑफ रुपीज ऑन एन अमाउंट, ग्रामेटिकल मिस्टेक।
amount of rupees 3400 for 4 year is 680. The rate of interest is 3400 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 680 है। तो ब्याज की दर क्या है ये बताना है। भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर। अरे इसका आंसर तो बता दो, ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। 4 साल में मिला आपको, 4 साल में 680, तो 1 साल में कितना मिला होगा, 4 से भाग कर दो, यानी कि 1 साल में आपको 170 रुपए ब्याज मिला है। 1 साल में मिला है तो रेट का परसेंटेज क्या होगा, 170 बटे में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और प्रतिशतता के लिए गुणा 100। 70 से काट देंगे 20 बार, 20 से काट देंगे 5 बार, तो आंसर बन जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ाए कदम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 18, द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर इन रेशियो 3:6। किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोण 3:6 के अनुपात में है, सबसे छोटा कोण क्या होगा ये बताना है। मैं नहीं, ये खुद ट्राई करोगे, ये आप लोगों को ट्राई करना है ना। ये होमवर्क क्वेश्चन है, बताना कमेंट करके क्या आंसर आएगा। और नहीं पता हो, और अगर ना पता हो तो फिर ट्राई तो मुझे कमेंट करके रिस्पॉन्स करना, मैं क्लास में आपको करा दूंगा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक प्राप्त करने होते हैं। भाई एक एग्जाम देने गए और हमसे ये बोला गया कि भैया 50% नंबर लाने हैं। चलो ठीक है, लाने हैं। 2 पेपर वाली एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले 200 में 40% प्राप्त किए। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 150 में से अधिकतम कितने परसेंट नंबर लाने होंगे। मतलब बच्चों कहानी क्या है, कहानी यह है कि आपको 250% नंबर तो लाने हैं, 50%, और 2 पेपर हुए। एक पेपर हुआ 200 नंबर का और एक पेपर होता है 150 नंबर का। ठीक, तो इन दोनों को मिला के आपको 50% तो लाना ही लाना है। लेकिन एक पेपर में आपके 40% नंबर आ चुके हैं, तो दूसरे वाले में कितने परसेंट नंबर की जरूरत है हमें ये बताना है। क्या करें भाई, देखो पहला पेपर और दूसरा पेपर, भाई कितना है 200 और 150। अगर रेशियो बनाया जाए तो 5 से काटेंगे 4:3, कितना बनेगा 4:3, 4:3 बनेगा, है कि नहीं। 60 आ रहा है, चलो भाई देख लेते हैं, 60 आ रहा है, देख लेते हैं। अब देखो ये हो गया। अब क्या बच्चों, पहले पेपर में आपने 40% नंबर ले लिए, 40% नंबर पेपर में मिल गया आपको पहले वाले में, तो 4 से गुणा कर दो, प्लस दूसरे वाले में, थर्ड वाले में मान लिया कि y% नंबर चाहिए, थर्ड वाले में y% नंबर चाहिए, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आंकड़ों का योग बटे में कुल आंकड़ों की संख्या, 4 और 3 7, भाई दोनों को जोड़ दो, कुल आंकड़ों की संख्या बराबर में क्या आएगा, औसत यानी कि एवरेज। भाई ओ टोटल, टोटल मुझे कितना चाहिए, भाई टोटल तो 50 चाहिए, तो 50 से गुणा कर दो, तो क्या होगा भाई 160 प्लस 3y बराबर 350। ठीक, तो बच्चों 3y बराबर कितना आ जाएगा, 160 में 40 जोड़ेंगे 200, 200 150 और 40 190, 190 आ रहा है, 180 आ रहा है। भाई 4 चौक 16, 160 है कि नहीं है, 200 है ना, तो 200 रहा, 5 चौक 20, 5 3 15, 4 3 बिल्कुल ठीक है। तो पहले वाले में 4 मिल गया, 40 मिल गया, दूसरे वाले में y चाहिए। उत्तीर्ण करने के लिए 150 में से कितने नंबर चाहिए, ठीक, बराबर 7 पंजे 35, 40 200 190, 190 और y का मान अगर निकालेंगे 190 बटे 3, तो भाई 6 3 6 18, एक बचा और 3 3 63.3 बनेगा, है ना, 63.3 बनेगा। लगभग लगभग आपका ये 64% के पास जा रहा है। ठीक है, 3 6 18, 3 3 9, 63.33% बनेगा। तो अगर अप्रोक्सीमेट लिखा होगा कहीं, लगभग लिखा है क्या, अधिकतम कितने परसेंट प्राप्त करने चाहिए, मैक्सिमम परसेंट मार्क्स नहीं, तो फिलहाल हमारा ये आंसर है। हाँ अप्रोक्सीमेट लगभग पूछा तो 64% हमारा आंसर हो जाता। क्लियर है, आगे बढ़ाए कदम, चलें आगे। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन नंबर 20 के हिसाब से हम लोग कहानी को एंड करते हैं
और ये क्वेश्चन देख लो, इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट हमें बताना है। तो क्या होगा, 6 की 4 से गुणा यानी कि 4 आ जाएगा, 4 की 8 से गुणा 32 2 आ जाएगा, और 2 की 4 से गुणा यानी कि 8। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को, इसके पहले जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए थे सबको ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद क्या करना, कमेंट में मुझे उसके रिस्पॉन्स करना। ओके बच्चों, ठीक है?